हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों की काफी टाइम से एक डिमांड आ रही है कि एमपीपीएससी एक और एग्जाम लेता है एमपी के अंदर, जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ जो एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिया जाता है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी। हाँ, सिलेबस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगले किसी सेशन में यदि आप चाहोगे तो सिलेबस को भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे आप सभी के सामने। तो भाई एमपीपीएससी जो है ना, आपको पता है एक संवैधानिक संस्था है और मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम हो, उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम एमपीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनमें से एक एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का। लगभग बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम प्रोफेसर बने, तो भाई प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। आपको जो है कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम या स्पेशली कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ पर हम सारी चर्चाएं इस विषय में करने वाले हैं। तो अगर हम देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो इसके लिए एक सबसे पहले आपको देना पड़ता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। बाकी अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो बीच में काफी लंबा एक गैप हो गया। आई थिंक 2017-18 में हुए थे एग्जाम, उसके बाद 2022 में 23 में एग्जाम हुए हैं, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल करेक्ट हूं तो अगर हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो इसके लिए मतलब आप डायरेक्ट सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो अगर हम देखो एलिजिबिलिटी देखें तो हम पाएंगे कि भाई इस एग्जाम के लिए सबसे पहले जैसे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम पीजी होना चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, एग्जाम्पल के लिए मैथ्स लिया है या फिर आपने हिस्ट्री से पीजी करी है या आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है या फिर आपने ज्योग्राफी से किया है, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है पीजी आपका किस सब्जेक्ट से हुआ है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर आप पूछो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, तो न्यूनतम योग्यता यूजी के बाद पीजी भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पीजी में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने मैथ से कर रखा है तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अगर आपने ज्योग्राफी, ठीक है, अगर आपने बॉटनी किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखो वन बाय वन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या, जैसे आपने पीजी कर ली, अब आप सोच रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको एग्जाम फाइट करना है और मध्य प्रदेश के अंदर जो विभिन्न है ना नामी यूनिवर्सिटीज है वहां पर आपको एज अ प्रोफेसर काम करना है, सर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पीजी तो कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। तो फिर कैसे एलिजिबल होंगे, हमने तो पीजी भी कर लिया है। मैं ये सारी जानकारी उन बच्चों को बता रही हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो सब कुछ मालूम होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं और पहली बार एग्जाम देने की सोच रहे हैं, मैं उनके विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, अब आपने पीजी भी कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपको एक तो आपने सुना होगा यूजीसी नेट, या तो नेट क्वालिफाई हो, आपका नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर एमपी के अंदर सेट का एग्जाम होता है आपको, या तो आपने सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, समझ रहे हो ना। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठने के लिए पीजी के साथ साथ आप तभी एलिजिबल होगे जब आपने यूजीसी नेट या फिर सेट का एग्जाम पास किया हो। यानी कि एग्जाम देने के पहले आपको सेट की परीक्षा में बैठना और उसे पास करना, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठकर उसे पास करना जरूरी है, तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाओगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। अब कुछ बच्चों का ये प्रश्न होगा, कुछ स्टूडेंट्स का प्रश्न होगा कि यहाँ पर ना तो हमारे पास यूजीसी नेट है और ना ही हमने सेट क्वालिफाई किया है, तो फिर इसके अलावा और कोई अदर ऑप्शन है क्या? तो बिल्कुल है अदर ऑप्शन। पीजी के बाद कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर पीएचडी करते हैं, आपको पता होगा। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको यूजीसी नेट या सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी,
है ना। अगर पीएचडी नहीं है तो फिर आपको यूजीसी नेट या फिर सेट का एग्जाम पास करना है और उसी के बाद आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। कुल मिलाकर के एलिजिबल होने के लिए नेट या सेट जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपने सेट पास कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म वगैरह सब फिल कर दिया। अब उसके लिए आपको करनी है तैयारी। तो तैयारी के लिए जो सिलेबस है बाकायदा एमपीपीएससी ने जारी कर दिया है, ठीक है। अब सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा बताना चाहूंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगर आपको पास करनी है तो रिटन एग्जाम, पहले तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। रिटन एग्जाम की बात की जाए तो रिटन एग्जाम में लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन। वो पीजी आपका हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, मैथ से है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा है, लेकिन एक जो पेपर होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा, जहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन एमपीजीके से रिलेटेड होते हैं। ये 50 क्वेश्चन एमपीजीके से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है, दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है, यानी आपका जो भी विषय है, आपके विषय से जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आपने ज्योग्राफी की ले रखा है, यानी आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपको ज्योग्राफी प्रिपेयर करके जाना है, मैथ्स है तो मैथ्स प्रिपेयर करके जाना है। अब जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, उस पर एक बार हाँ उसकी ओर चलते हैं एक बार। तो सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहां पर अगर हम बात करें एक बार अंक योजना की, तो देखो आपने सेट क्वालिफाई कर लिया, याद रखिएगा, या तो यूजीसी नेट हो, या तो सेट हो, या तो पीएचडी। उसके बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और इस एग्जाम की तैयारी के लिए देखो, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 2 पेपर होंगे। जो रिटन एग्जाम होगा 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा देखो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। एमपीजीके के अलावा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। और इन सभी से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और मध्य प्रदेश से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। और इस तरह से जो पहला पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। और इस पेपर के लिए, यानी उन 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है, किस फॉर्म में ये होगा? क्या हमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना पड़ेगा या फिर एमसीक्यूज फॉर्म में होगा? तो आप सभी को बताना चाहूंगी, यहां पर आपसे जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन आपके सामने रखे होंगे, आपको उन 4 में से एक चुनना है, यानी एमसीक्यू फॉर्म में आपका ये पेपर होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या इस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है? तो नहीं जी, एमपीपीएससी ने इस पेपर में भी माइनस मार्किंग जैसा कोई भी अभी प्रावधान फिलहाल तो नहीं कर रखा, आगे देखो क्या होता है। तो पहला पेपर ये सबके लिए कॉमन है, याद रखिएगा, ये सबके लिए कॉमन है। उसके बाद ये 200 नंबर का होगा और 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा 1 घंटे के अंदर। अब जब दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, विषय संबंधित विषय, यानी आपसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया आपका पीजी में जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये आपका जो सेकेंड पेपर होगा वो होगा। और इसके अंतर्गत 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। आपने हिस्ट्री लिया है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से रिलेटेड 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। पूर्णांक की बात करें तो 600 नंबर का यहाँ पर आपका ये पेपर होगा, है ना। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 600 नंबर का होगा। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे, 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पास कर लिया। अब देखो क्या होगा, यानी टोटल अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपको 200 प्रश्नों की तैयारी करनी है। और अगर रिटन में नंबर की बात करें तो रिटन का जो पेपर होगा आपका रिटन, वो होगा आपका 800 नंबर का, यानी 800 नंबर की आपको तैयारी करनी है, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है बारी इंटरव्यू की, साक्षात्कार की। जब इंटरव्यू की हम बात करेंगे तो आपने रिटन एग्जाम अगर पास कर लिया है तो फिर इंटरव्यू के लिए आप
जाओगे और 100 नंबर का इंटरव्यू आपका होगा। और इंटरव्यू के बाद अगर हम टोटल बात करें तो 800 का रिटन एग्जाम होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 900 अंकों में। ठीक है, अब 900 में से आपकी क्या है, मतलब आपका कितने मार्क्स है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हैं। अब अगर हम बात करें, आप में से बहुत सारे बच्चों का मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि जब सेट क्वालिफाई करेंगे तभी तो हम इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना, उसके बारे में मैडम बताइए। तो उसके बारे में अगर आपको लगता है कि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप जरूर अपना कमेंट छोड़ेंगे ताकि मैं आपके कमेंट को देखूं और सेट एग्जाम के बारे में सारा जो डिटेल है, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में, और फिर इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। कॉमन की तो चर्चा कर ही सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो आपके अलग अलग होंगे। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं जो फर्स्ट पेपर, यानी जो सबके लिए कॉमन है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पेपर है, ठीक है, परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु देखो, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पेपर होगा, जो दोनों, एक कॉमन और एक आपका सब्जेक्टिव जो पेपर होगा, उसके विषय में सारी चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में टोटल 200 प्रश्न होंगे। ठीक है, याद रखिएगा परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 का होगा, वो हमने पहले ही देख लिया है। और दोनों जो पेपर होंगे, एक तो कॉमन वाला और दूसरा जो सब्जेक्टिव है, दोनों पेपर बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त विकल्पों में से केवल एक ही सही विकल्प का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। जो पहला पेपर होगा कॉमन, है ना, उसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इस पेपर में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे। 50 क्वेश्चंस आएंगे, एमपी से रिलेटेड आएंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आएंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, ये भी मालूम है। दूसरे प्रश्न पत्र की जो अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी, अभी हमने ब्रीफ में समझ लिया है। जो सेकेंड पेपर होगा उससे संबंधित विषय के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, दोनों पेपर एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनाई जाएगी। यानी उधर आपका जो 200 वाला है वो और 150 जो प्रश्न आएंगे 600, ठीक है, 6 2 8 हो जाएंगे और फिर आपका इंटरव्यू के मार्क्स उसमें ऐड होंगे और फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा, यहां पर मैंने आपको शायद नहीं बताया कि जब आप पीजी की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो यहां पर ना पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होने चाहिए आपके। 55% से कम है अगर आपके और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम 55% चाहिए। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज ये परसेंटेज थोड़े कम भी है। आप पूरा जो है सिलेबस या कह सकते हैं नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो पीजी में अगर आपके 55% या उससे ज्यादा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं वापस से अपने सिलेबस के अंदर। तो जो दोनों आपके प्रश्न पत्र हैं, दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी पास होना अनिवार्य है। फर्स्ट पेपर में भी पास हो आप और सेकेंड पेपर में भी पास हो आप, ये चीज यहाँ पर जरूरी है। मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति SC ST तथा OBC EWS, है ना, दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10% अंकों की छूट दी जाएगी। ठीक है, रिजर्वेशन की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग अलग न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा। कहने का मतलब यह है, अगर जनरल कैंडिडेट हो तो दोनों पेपर में मिनिमम आपको 40% नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। लेकिन SC ST यानी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्हें 30% मार्क्स यहाँ पर उनके कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स जो है वो 30% है।
उसके बाद भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो वो तो इंग्लिश में ही आएगा, अगर हिंदी है तो हिंदी में ही आएगा। बट अगर साइंस है, मैथ्स है, साइंस क्या हिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो फिर ये बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि, है ना, ये वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। नहीं, ये आपके इंटरव्यू की बात की जा रही है कि जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा उन्हें मालूम होगा, ठीक है, तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरांत, है ना, जो है यहाँ पर एलिजिबल पाए जाते हैं। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे, है ना। अगर एमपीपीएससी का कभी इंटरव्यू दिया हो या इसका भी इंटरव्यू दिया हो तो उन्हें पता होगा कि जैसे ही आप रिटन एग्जाम पास करते हो और आपका इंटरव्यू होने वाला होता है तो आपको बहुत सारे जो अभिलेख है अपने वो जमा करवाने होते हैं और उसकी जांच होती है। अगर जांच में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर आप इसके लिए पात्र, आपकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। देन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू 100 नंबर के लिए होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम, है ना, निर्धारित नहीं किया गया न्यूनतम अंक कि भाई आप जैसे 30% और 40%, है ना। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है कि आप पासिंग मार्क्स इतने होंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर एमपीपीएससी ने अभी तो नहीं कर रखा। फिर ये पूरी चयन प्रक्रिया है ऑफलाइन पद्धति के माध्यम से, ओएमआर शीट के माध्यम से आपका ये पेपर होगा। ओएमआर शीट में आपको दी जाएगी, 4 विकल्पों में से एक जो सर्कल है वो फिल करना रहेगा। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करी गई है, ठीक है, पर पढ़ लीजिएगा। अब देखो जो पहला प्रश्न पत्र होगा ना, जो मेन होगा आपका, कॉमन होगा, मतलब 50 क्वेश्चंस जहां से पूछे जाएंगे, उसका ये देखो फटाफट से सिलेबस। तो ये पहला जो यूनिट है वो एमपी की है, दूसरी यूनिट भी एमपी की है, तीसरी भी एमपी की है, और यहाँ पर चौथी जो है वो करंट से रिलेटेड है, 5वीं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। और यानी कि यहाँ पर टोटल 5 यूनिट है और मेरे हिसाब से हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी 50 क्वेश्चन, एवरेज 50 क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये पूछना था कि हम एमपीपीएससी में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एमपीपीएससी में पढ़ते हैं हूबहू, है ना। अभी तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया बट फिर भी ये सारी चीजें अभी भी है, तो क्या हमें दोनों के लिए सेम पढ़ना है तो हमारा हो जाएगा? तो हाँ जी, हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, यानी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसके लिए हम जो प्रीलिम्स में पढ़ाते हैं वो सारी चीजें आप देख लेना। कौन कौन सी यूनिट आपके इस एग्जाम के अंदर है वो मैंने आपको बता दी। एमपी की है, करंट की है और कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल वही चीजें पढ़ सकते हो, है ना, और अपने 50 नंबर की तैयारी पक्की कर सकते हो। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है यार, 50 क्वेश्चन यानी 200 नंबर का यहाँ पर जो पहला पार्ट है वहां से पूछा जाना है ना। तो आपको इसकी भी तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। फिर ये इंग्लिश में है, और जब हम सब्जेक्टिव में आएंगे तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास ज्योग्राफी का है। मैंने कहा ये सब्जेक्टिव है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो भैया ये जो पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट की तैयारी कराने की तो गारंटी मैं बिल्कुल ले सकती हूँ कि हाँ आपका मतलब बेहतर स्कोर, कि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन जरूर हो जाए, वो हमारी साइड से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका बेहतर स्कोर आ सके। तो ये रही असिस्टेंट प्रोफेसर की वो जानकारी जो बहुत कॉमन है, जो नए स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता रहती है ना। और इसके बारे में अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए, बाकी मैंने वैसे सिलेबस भी बता दिया है। मैंने सोचा था सिलेबस अलग से बताऊंगी बट फिर भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस बता दिया, ज्यादा डिटेल नहीं बताया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इसके अलावा किस एग्जाम की आपको जानकारी चाहिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आपको हमारी तरफ से यदि कोई मदद की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।